हुआ बेटा, घूमना है? हाँ ठीक है, चल खोल देता हूँ तुझे। चल भाई, चल घूम, कहीं जाना नहीं। नौशी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? नौशी, क्या हुआ? नौशी, क्या हुआ? नौशी, अरे क्या हुआ बेटा? नौशी, क्या कर रहा है? नौशी, क्यों खोद रहा है? क्या हुआ? नौशी, क्या हुआ तुझे? नौशी, क्यों खोद रहा है? कम ऑन नौशी। अरे कपड़ा, अरे माय गॉड, हाथ। कहाँ पर है? क्या हुआ? सर ये मिस्टर मूर्ति अपने कुत्ते के साथ यहाँ वॉक के लाए थे सर। इनके कुत्ते ने यहाँ खोद दिया सर, ये देखिए। मूर्ति साहब बताइए। कुछ नहीं, बस कुत्ता यहाँ और खोदने लगा। सारे इलाके को अच्छी तरह से तलाश करो, शायद बाकी हिस्से भी मिल जाए। वैसे मुश्किल है फिर भी, मगर सबसे पहले हमें ये हाथ फोरेंसिक लैब भेजना चाहिए। वहीं से काफी कुछ पता चल जाएगा। हाथ काफी सड़ गया है। हाँ, मगर आप जरा ध्यान से देखिए और बताइए। देखिए, हाथ यहां से काटा गया है और एक ही झटके में काटा गया है। कोई बहुत तेज चाकू या बहुत तेज कुल्हाड़ी होगी। और एक बात और, कट को देखने से लगता है कि मारने वाला कोई अनाड़ी नहीं था, हथियार का इस्तेमाल आता था उसे, तभी तो बांह एक ही झटके में शरीर से अलग हो गई। कितना समय हुआ होगा इस हाथ को जमीन में गड़े हुए? एग्जैक्टली बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इस हाथ की हालत को देखते हुए लगता है कि 2 से 6 महीने के बीच ये हाथ जमीन में गड़ा रहा होगा। 2 से 6 महीने के बीच। अच्छा, ये हाथ किसका हो सकता है? मतलब औरत या मर्द का? एसीपी साहब, इस हाथ के साइज को देख करके तो लगता है कि ये हाथ किसी औरत का हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी उम्र क्या होगी? इसकी उम्र, देखो यार, अब तुम पूछोगे इसके जीजाजी का नाम क्या है। अरे डॉक्टर साहब, एक छोटा सा हाथ ले आए और चाहते हो कि मैं इसके पूरे खानदान के बारे में बता दूं? अगर ऐसा ही है तो किसी ज्योतिष के पास जाते, वो सब कुछ बता दे। अरे यार, इतना नाराज क्यों होते? अच्छा छोड़ो, उम्र छोड़ो, ठीक है। अब ये बताओ, क्या इसके फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं? नहीं, इसके फिंगरप्रिंट्स निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? ये हाथ ज्यादा सड़ गया इसलिए? एसीपी साहब, फिंगरप्रिंट्स निकालने के लिए हमें उंगली को किसी सतह पर दबाना पड़ता है, और ये हाथ इतना सड़ गया है कि दबाते ही इसका मांस फट जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, कोई तरकीब निकालूंगा इसके फिंगरप्रिंट्स निकालने के लिए। डॉक्टर साहब, आप फोन पे बता रहे थे कि आपको कुछ और भी मिला है। जी हाँ, ये देखिए, ये है ह्यूमन स्किन, इंसान की चमड़ी, किसी दूसरे इंसान की चमड़ी, और ये मुझे यहां मिली। हो सकता है दोनों के बीच में हाथापाई हुई और इसने अपनी जान बचाने के लिए कातिल को नोच लिया होगा। एसीपी साहब, मैं इस चमड़ी का डिटेल डीएनए एनालिसिस करूंगा। अगर ये चमड़ी खूनी की हुई तो हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता लग सकता है। यस। तब तक अभिजीत, तुम ये पता लगाओ कि शहर में पिछले 2 से 6 महीनों के बीच कितनी औरतें लापता हुई हैं।
सर, हमने कुछ साड़ी की दुकानों पर पूछताछ की है। उनका कहना है ये प्रिंट काफी आम है, वेरी कॉमन सर। ये साड़ी बेंगलोर में बनती है और इसकी कीमत करीब 900 रुपए है। शहर की तकरीबन हर दुकान पर मिलती है, इसलिए पता करना काफी मुश्किल है कि किसने ली है और किस दुकान से खरीदी गई है। ओ, अभिजीत, और एक बात, ये देखो, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि एक साल में इतने सारे लोग लापता हो जाते हैं। और पिछले 6 महीनों में इस शहर में से 95 औरतें गायब हो गई हैं। सर, हमने पूरे मैदान को अच्छी तरह से छान मारा, लेकिन वहां और कुछ भी नहीं मिला सर। और शरीर के बाकी हिस्सों का भी कुछ पता नहीं चला। अच्छा, तो इसका मतलब है कातिल ने शरीर के टुकड़े आसपास नहीं गाड़े, दूर दूर गाड़े होंगे, ताकि ना तो बॉडी मिले और ना ही उसकी पहचान हो सके। हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना इतनी सारी औरतों के बारे में पता लगाते लगाते हमारी उम्र कट जाएगी। जरा वो साड़ी दिखा दो। देखते हैं इससे कुछ पता चलता है क्या। ये क्या है? निशान से लग रहा है सर। क्या सर? जरा ट्रेल आउट। ये तो लॉन्ड्री मार्क है। लगता है किसी ने साड़ी लॉन्ड्री में देकर ड्राई क्लीन करवाई है और ये उसी लॉन्ड्री का निशान है। अच्छा सिस्टम है ये, क्योंकि शहर के काफी सारे लॉन्ड्री वाले अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाने के लिए एक ही जगह देते हैं और इसलिए वो अपना अपना एक अलग निशान लगाते हैं। पता लगाओ ये किस लॉन्ड्री का निशान है। नाखून से मिली चमड़ी का टेस्ट हो गया है। ये किसी इंसान की ही चमड़ी है और वो भी किसी आदमी की, और उसका ब्लड ग्रुप है ARH नेगेटिव। लगता है आजकल बहुत ओवरटाइम कर रहे हो डॉक्टर साहब। नई नई तरकीब ढूंढ रहे हो क्या? बीवी ने घर से बाहर निकाल दिया क्या? ये मेरा कमाल नहीं है भाई, ये तो DNA टेस्ट का कमाल है। अच्छा, मैंने ओवरटाइम किया है फिंगरप्रिंट्स निकालने के लिए। मैंने सोचा फिंगरप्रिंट्स छाप नहीं सकते हैं तो चमड़ी तो निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखिए, मैं आपके सामने निकाल के दिखाता हूं। देखिए, इस बार तो कमाल कर दिया डॉक्टर साहब, फिंगरप्रिंट साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं इसका फोटो निकालूंगा। लो भाई, इसका फोटो निकालो। वाह, वेरी गुड, फिंगरप्रिंट एकदम साफ है। बस ऐसे ही मैं दूसरी उंगलियों के प्रिंट भी निकाल लूंगा। एक और ले लो भाई, सेफ्टी के लिए। नो सर, कोई फायदा नहीं। हमारे रिकॉर्ड में ये फिंगरप्रिंट्स नहीं है। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमारे रिकॉर्ड्स में तो सिर्फ अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं
और ये बेचारी तो किसी अपराधी की शिकार हुई है। बोलो। हाँ दया बोलो। लॉन्ड्री मिल गई? वेरी गुड। कहाँ है? सांता क्रूज ईस्ट। नाम? वाइकिंग लॉन्ड्री। ठीक है, पहुंचता हूं। हाँ दया सर, यही वो लॉन्ड्री है। सर ये इस लॉन्ड्री के मैनेजर है सरोज भाई। हेलो। सरोज भाई, ये निशान आप ही के लॉन्ड्री का है ना? जी हाँ, ये निशान हमारी लॉन्ड्री का है, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि ये साड़ी किसने यहाँ दी थी, और ये भी बताना मुश्किल है कि कब दी थी। अच्छा, क्यों? क्योंकि सर ये बिल बुक पर कपड़ों के कलर नहीं लिखते हैं। अच्छा सरोज भाई, ये बताइए आपके कस्टमर्स ज्यादातर कहां से आते हैं? सर मोस्टली मेरे कस्टमर्स जो हैं 8th रोड से लेकर 14th रोड तक की जो प्रतीक कॉलोनी है ना, वहीं से आते हैं। I see। सर ये एरिया मिडिल क्लास एरिया है सर। अच्छा दया, तुम एक काम करो, इनकी एक एक बिल बुक चेक करो और पता लगाओ पिछले 6 महीनों में कितने घरों में से यहाँ साड़ियां ड्राई क्लीनिंग के लिए आई थी। इस साड़ी के टुकड़े का फोटो भी खींच लो और फिर सब घरों में जाकर देखो कि किसने ये साड़ी यहाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए दी थी। और अगर घर मिल भी जाता है तो ये पता लगाओ कि क्या उस घर में से कोई औरत लापता है क्या। हेलो मैडम, सीआईडी। सीआईडी? आपको क्या चाहिए? देखिए मैडम, एक रूटीन इंक्वायरी है। आपके पास कभी ऐसी साड़ी थी क्या? नहीं। ध्यान से देखिए। नहीं। हो सकता है आपके घर में किसी के पास हो। ये साड़ी वाइकिंग लॉन्ड्री में ड्राई क्लीनिंग के लिए दी गई थी। मेरी बेटी तो जीन्स पहनती है, सलवार कमीज पहनती है, ऐसी कोई भी साड़ी मेरे पास नहीं है। देखिए, मुझे नीचे से यह पता चला है कि आपके यहाँ एक लेडी रहा करती थी जो करीब 6 महीने पहले यहाँ से चली गई है। ओह, आपका मतलब मीनाक्षी से है? मीनाक्षी? वो मेरी बहन है। 2 साल तक वो यहाँ थी, फिर उसे बैंक से मकान मिल गया, बहुत बड़ा मकान मिल गया, तो वो वहीं चली गई। आप अपनी बहन से कब से नहीं मिली है? यही कोई 2-3 महीनों से। 2-3 महीने? ओह माय गॉड। कहीं 1 मिनट, उसका नंबर क्या है? 695 695 221। हाँ 221। यस। हेलो। हाँ, एक मिनट, आप बात कीजिए। हॅलो, ए मीनाक्षी, हा मी ताई बोलतेय बरं का ग. अगं काय बेत काय तुझा? हा अगं काय माहिती, इकडे कोणतरी इन्स्पेक्टर का कोणीतरी सीआयडी येऊन उभे राहिलेत आणि मला म्हणतायत की तू कसली ती साडी नेली होतीस म्हणे. अगं काय म्हणून काय माहिती काय बोलतायत ते, काहीतरी हो. एक मिनट. हेलो मीनाक्षी जी, थैंक यू, सॉरी फॉर बॉदरिंग. थैंक यू मैडम. सर। हाँ, कुछ पता चला? सर 5 घर हमने चेक कर लिए, मगर उससे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है सर. हाँ? जो घर मैंने चेक किए उनमें भी कोई नहीं मिला, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कोई झूठ बोल रहा हो. दया के साथ भी यही हो रहा है. इस बिल्डिंग में 2 फ्लैट बाकी हैं. 12 नंबर मिसेस शाह का और 19 नंबर मिसेस पटेल का. तुम लोग इंक्वायरी चालू रखो, मैं देखता हूँ. ओके सर. इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी. रूटीन इंक्वायरी है मैडम, आपसे कुछ पूछताछ करनी थी. इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए. इसमें ये एक साड़ी का टुकड़ा है. ऐसी साड़ी कभी आपके पास थी क्या? हाँ, ऐसी साड़ी थी तो सही मेरे पास. ग्रेट, ये हुई ना बात. अच्छा, अब आप एक बात बताइए. ये बताइए कि कभी आपके परिवार में से कोई लेडी गायब हुई है क्या? देखिए, मेरे घर में मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ, तीसरा तो कोई है नहीं. पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं ऑफिसर? देखिए, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा. पहले आप मुझे ये बताइए कि उस साड़ी का क्या हुआ. वो साड़ी आपने वाइकिंग लॉन्ड्री में दी थी धुलने के लिए?
हाँ दी थी, पर 7-8 महीने पहले। नए साल के दिन मैंने वो साड़ी पहनी थी, उसके बाद मैंने पहनी ही नहीं। वो क्या हुआ था, न्यू ईयर की पार्टी में हम लोग गए थे और किसी की सिगरेट लग गई थी और इतना बड़ा छेद हो गया था। वैसे दिखता तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बाद से मैंने वो साड़ी पहनी ही नहीं। तो फिर आपने उस साड़ी का क्या किया? आपने किसी को दे दी वो साड़ी? मेरा मतलब अपनी किसी नौकरानी को? नौकर को तो मैंने नहीं दी, हाँ, मगर मैंने वो साड़ी भांडी वाले को जरूर दी थी। भांडी वाले को? हाँ, आपको मालूम है ना भांडी वाला, जिसको हम पुराने कपड़े देते हैं और बदले में वो हमें नए बर्तन देता है। हाँ मालूम है, लेकिन ये भांडी वाला है कहाँ? हम मिल सकते हैं उससे? आपको कुछ याद है उसके बारे में? हाँ, हमारे एरिया का ही है भांडी वाला। वो कई सालों से आता है और दोपहर के वक्त ही अक्सर निकलता है वो। क्या टाइम होता है? सर 1 बज गए। 1 बज गया, अभी तक आया नहीं। गया सर। मिसेस शाह को बुला के लाओ। यस सर। बर्तन वाले, रुको वहां। क्या हुआ साहब? 1 मिनट जरा रुको। लेकिन बात क्या है? आइए आइए, देखकर पहचानिए इसे, यही है क्या वो? हाँ, यही है वो, इसी को मैंने वो साड़ी दी थी। पर क्या हुआ मैडम? देखो, हम सीआईडी वाले हैं, तुम्हें हमारे साथ ब्यूरो चलना पड़ेगा। घबरा मत बेटा, कुछ नहीं होगा। ले चॉकलेट खा ले, मेरे खा ले। बाबू को क्यों लाए हो यहाँ? बेटे, तेरे बापू हमारी मदद करने आए हैं यहाँ पे। हाँ, तू अच्छा बेटा है ना? हाँ, रो मत। ले, जितनी चाहे चॉकलेट ले। पहचानते हो इसे? मिसेस शाह ने दी थी 6 महीने पहले। इसमें सिगरेट का छेद था। साहब, हमारा तो रोज का काम है साहब, कि बर्तन देते हैं और कपड़ा लेते हैं। लेकिन सारे कपड़े तो हमें याद नहीं रहते साहब ना। लेकिन मेब साहब ने कहा है तो सच ही कहा होगा। ले गए होंगे साड़ी हम साहब। लेकिन साहब बात क्या है? अच्छा, तुम ये साड़ी वाड़ी कपड़े वगैरह जो ले जाते हो, उसका क्या करते हो? हाँ बताओ, क्या करते हो? साहब मैं वो करते क्या? वो साहब मैं इसका अच्छा, ये लड़का कौन? मेरा बेटा है साहब। बेटा है? दिमाग कहाँ है? वो अब नहीं साहब। नहीं। क्यों? क्या हुआ उसे? क्या हुआ तुम्हारे? देखो, साड़ी के इस टुकड़े में हमें एक औरत का हाथ मिला है, कटा हुआ, समझे? कटा हुआ हाथ साड़ी में? लेकिन साहब मेरी बीवी को मरे तो 12 बरस हो गए साहब। मेरे बेटे को जन्म देते ही वो चल बची थी साहब। सॉरी, लो पानी पीजिए। अच्छा देखो, ये बताओ, तुमने इस साड़ी का किया क्या? साहब मैं सच कहता हूँ साहब, मुझे उस साड़ी का कुछ याद नहीं है साहब। वैसे भी माल हम अपने पास नहीं रखते साहब, सारा माल रफू करने वाले को दे देते हैं साहब। रफू करने वाले को? हाँ साहब। और साहब अगर कपड़ा थोड़ा फटा हो या उसमें छेद हो तो रफू वाला उसे ठीक करके आगे भेज देता है साहब। और रफू वाले से जो हमें पैसे मिलते हैं उससे हम और भांडी खरीद लेते हैं और इसी तरह हमारा काम चलता है साहब। अच्छा, कौन है तुम्हारा रफूगर? कहाँ देते हो कपड़े? उल्लास भाई साहब, सकीरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में उनका गोदाम है साहब। सारा माल हम लोग वहीं देते हैं और मुझे लगता है साहब कि मैंने साड़ी भी वहीं दी होगी साहब। क्या नाम बताया? उल्लास भाई। उल्लास भाई। हाँ, मैं उल्लास भाई। आप इस साड़ी के बारे में पूछ रहे हैं ना? जी हाँ। देखो साहब,
हमारे यहाँ 20-30 भांडी वाले कपड़े लेकर आते हैं। हम कपड़े की कंडीशन देखते हैं और उनको 5 रुपया 8 रुपया तक दे देते हैं। देखिए, ये साड़ी अच्छे कंडीशन में थी, सिर्फ जरा सा छेद था सिगरेट का। अच्छी कंडीशन में थी तो फिर उसको रफू करके हमने आगे बेच दी होगी। अगर ज्यादा फटा होता था तो हम उसको फैक्ट्री वाले को बेच देते हैं, वो लोग उसका फटका बनाते हैं। डस्टर। अच्छा, और ये बाकी के कपड़े कहाँ बेचते हैं आप? हम लोग सीधे सीधे थोड़े ही बेचते हैं। अरे हम लोग तो सप्लायर है साहब, सप्लायर। हम ये कपड़े हॉकर्स को बेचते हैं, वो ये कपड़े लेके सीधे कांदिवली पहुंचते हैं दावर रोड पर। वहाँ हर हफ्ते एक बाजार बढ़ता है ना, बस वहीं से खरीद लेते हैं गरीब लोग सस्ते में, जो गोरेगांव और बोरीवली के बीच में रहते हैं। इसका मतलब है साड़ी दावर रोड से किसी के घर पहुंची, वहां उसके टुकड़े हुए और एक टुकड़े में वो कटा हुआ हाथ लपेटा गया। मैंने आपको दिखाया था ना कि इस हाथ की उंगलियों में नेल पॉलिश लगी हुई। वो नेल पॉलिश काफी हल्की क्वालिटी, सस्ते किस्म की, ऐसी जो कि जनरली फुटपाथ वगैरह पे बिका करती है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर नेल पॉलिश इतनी सस्ती थी तो वो औरत लोअर मिडिल क्लास की होगी, मतलब गरीब तबके की। हाँ, हो सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेल पॉलिश सस्ती थी इसका मतलब वो औरत गरीब ही होगी। अमीर औरतें भी सस्ती नेल पॉलिश का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन तहकीकात के लिए आपके सोचने की लाइन एकदम सही है, क्योंकि इसके हाथ की चमड़ी में दरारें थी, कुछ अजीब तरीके से फटी हुई थी, और इसके नाखूनों में कुछ खरोंच के निशान थे, जैसे लगातार बर्तन मांजने से हो जाया करती। और एक बात और, ये औरत काफी दुबली पतली होगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसके नाखूनों में सफेद निशान है, और ऐसा तभी होता है जब शरीर में विटामिन की कमी होती है। शायद एनीमिक भी होगी, और इसकी उम्र 28 से 50 साल के बीच में होगी। इसका मतलब जिस लापता औरत की हमें तलाश है उसकी उम्र 28 से 50 के बीच में होगी। वो लोअर मिडिल क्लास की थी और शायद घर में काम करने वाली बाई होगी, और वो गोरेगांव और बोरीवली के बीच में कहीं रहती थी। सर, डॉक्टर सालुंखे ने इस बार कमाल ही कर दिया। इतना सब कुछ पता कर लिया। सर, बोरीवली से गोरेगांव के एरिया के बीच में 49 औरतें ऐसी हैं जो 14 महीनों से लापता हैं। इनमें से 15 ही ऐसी हैं जो हमारी तलाश के लिए फिट बैठती हैं, और इन सब की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई है। अच्छा, तो ये सब लोग उनके रिश्तेदार हैं? यस सर, यही वो लोग हैं जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी। पूछताछ चल रही है। हाँ सर, इन 15 में से 3 औरतें लापता होने के 2-3 दिन बाद वापस आ गई थी, पर इन लोगों ने पुलिस को खबर नहीं की सर। ये रहे वो लोग। ओह, क्यों भाई, वापस आ गई ना? चलो मुबारक हो, लेकिन बता तो दिया करो। जाइए। बाकी की 12? सर, बाकी इन सबको साड़ी दिखाई है और कसकर पूछताछ भी की है सर, पर मुझे नहीं लगता मरी हुई औरत का इनसे कोई रिश्ता है। एक्चुअली 12 में से 11 ही ऐसे हैं जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक मिसेस कार्तिक हैं जो यहाँ नहीं आई हैं। उन्होंने 4 महीने पहले अपनी नौकरानी के लापता होने की पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी। हम उन्हें फोन तो कर रहे हैं, लग नहीं रहा, शायद फोन खराब है। अच्छा, लेकिन उनका एड्रेस तो होगा फाइल में? यस सर। चलो उनके घर जाकर पूछताछ करते हैं। जी हाँ, मैंने ही कंप्लेंट लिखवाई थी। मेरे यहाँ काम करने वाली बाई कहीं गायब हो गई है। मेरे यहाँ वो बर्तन और सफाई किया करती थी। कब से गायब हुई है वो? 15 जून से वो नहीं आई है। वैसे तो कई बाइयाँ आई और गई, लेकिन अपनी 24 दिन की पगार छोड़ के कोई जाती है क्या? तो माला अपनी तनख्वाह लेने आई ही नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है। इसीलिए तो मुझे उसकी ज्यादा फिक्र हुई। वैसे वो बड़बड़ बहुत किया करती थी, बताती थी कि उसके ससुराल वाले उसे बहुत मारते पीटते हैं। क्या उसका पति? नहीं, वो तो बेचारा शादी के 1 महीने बाद ही निमोनिया से मर गया था, इसीलिए उसके ससुराल वाले उसे कोसते रहते हैं। वैसे उसकी शादी को 5-6 साल हो गए थे। पति के मरने के बाद क्या वो ससुराल में ही रहती थी? जी। आपको इतना सब कुछ मालूम है तो आपने उसके बारे में उसके घर जाके पूछताछ क्यों नहीं की? की थी, मैंने यहाँ के और भाइयों से उसके बारे में पूछताछ की थी, और फिर मैं उसके घर भी पहुँच गई। यही उत्तम नगर झोपड़पट्टी में रहती है वो।
लेकिन उसके ससुराल वालों ने मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? कहने लगे कि माला से मेरा अब क्या मतलब है। बस फिर कुछ दिनों बाद आके उसके बच्चे हुए पगार लेके गए। अच्छा, जरा इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए। माला के पास ऐसी कोई साड़ी थी क्या? हाँ थी तो सही, ऐसी एक साड़ी उसके पास। अच्छा, क्या वो नेल पॉलिश लगाती थी? हाँ, वैसे वो थोड़ी बंठन कर ही रहती थी। एक दो बार तो मैंने उसे अपना परफ्यूम लगाते हुए भी पकड़ा था। आप हमें माला का पता दीजिए जल्दी से। हाँ, नवरंग चौल, खोली नंबर 64, उत्तम नगर। हमें क्या पता कहाँ चली गई माला, अब वो यहाँ नहीं रहती। आपकी बहू है और आप लोगों को पता नहीं वो कहाँ गई? देखिए साहब, जब तक उत्तम जिंदा था वो हमारी बहू थी। मनहूस आते ही हमारे बेटे को खा गई। अब पता नहीं कहाँ दफा हो गई 3 महीने पहले से। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? उसका कोई सामान है, कपड़े वगैरह? अरे यही पड़ा होगा, बहुत सब सामान तो हमने फेंक दिया उसका। अच्छा, उसकी ऐसी कोई चीज जिसे उसके जाने के बाद आप लोगों ने हाथ नहीं लगाया हो? मतलब कोई ड्रम, कोई बॉक्स वगैरह? अब कहा ना साहब, कुछ नहीं, सब फेंक दिया ना हमने। सब फेंक दिया हमने। सब फेंक दिया साहब। लेकिन आप लोग माला के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आखिर मामला क्या है? मामला छोड़ो, ये बताओ कि कोई चीज है कि नहीं, बस। 1 मिनट, मैं बताती हूँ। क्या है? उसके सिंगार का डब्बा पड़ा है, और क्या? सुना आपने? श्रृंगार का डब्बा। अरे पति के मरने बाद कुछ श्रृंगार करता है क्या? लेकिन उसे तो ऐसी हवा लगी कि बस कुछ मत पूछो। ये क्या रहा? हाथ मत लगाइए, बस यही से बताइए कहाँ है? ये क्या है? ये कौन है? माला? माला सर। इसे हम ले जाते हैं, इसे हम ले जाते हैं। और दया, इनको भी ब्यूरो ले चलो। अरे लेकिन हमने क्या किया? अरे लेकिन हमने क्या किया साहब? अच्छा, एक मिनट, कपड़े तो पहनने दो। हाँ पहनो। ये बात गलत है। चलो। पर निशान तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक भी क्लियर नहीं है। लेकिन इस शीशे पर मुझे एकदम क्लियर निशान मिल गए। ये देखिए। तो क्या आपने इस हाथ के फिंगरप्रिंट्स के साथ ये मैच करके देखे? जी हाँ, ऐसे के साथ। ये देखिए, ये फिंगरप्रिंट्स इस हाथ के हैं और ये फिंगरप्रिंट्स इस शीशे से निकाले, दोनों एकदम मैच करते हैं। तो इसका मतलब है ये हाथ इसी लड़की का है। दया, उन दोनों को अंदर ले आओ। ये आप हमें कहाँ ले? हमें कहाँ ले आए? नहीं, लेकिन अब हमने किया क्या साहब? लेकिन आइए आइए आइए, इधर आइए, यहाँ खड़े हुए। साहब हमें क्यों बुलाया? हमने ऐसे क्या किया साहब? और ये देखिए, घबराइए मत, हमें एक छोटी सी जांच करनी है आपके खून की और चमड़ी की, बस। चमड़ी की जान? लेकिन साहब, हाँ बस ये साहब, हमने तो ऐसा थोड़ी सी चमड़ी लेनी है। ये सब क्या? कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी। ये मेरा भी होगा? जी हाँ, आपकी भी स्किल लेनी पड़ेगी। साहब मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बात तो कुछ नहीं। हाथ लाओ इधर, हाथ लाओ। किस लिए? अभी सब पता चल जाएगा। दया, काम होने के बाद इन्हें ऑफिस ले आना। बस मुझे भी आधा घंटा लगेगा इसकी जांच करने में। क्या माला मर गई? ये आप क्या कर रहे साहब? हमने नहीं मारा साहब उसे। हमने नहीं मारा साहब, नहीं मारा। देखो, हमें एक खेत में कटा हुआ हाथ मिला है,
साड़ी के टुकड़े में लिपटा हुआ, समझे? और हमें ये मालूम है कि वो कटा हुआ हाथ तुम्हारी बहू माला का है। देखिए साहब, हमने माला को नहीं मारा, बिल्कुल नहीं। हमने तो आज तक उसे हाथ तक नहीं लगाया। खून करने का तो बकवास मत करो। हमने पड़ोसियों से सब पता कर लिया है। उन्होंने अक्सर तुम्हारे घर से माला के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी है। बहुत पीटते थे ना तुम उसे? माला ने अपने मालकिन को ही बताया था कि तुम लोग उसे बहुत मारते थे, समझे? हाँ साहब, घर में थोड़ी बहुत मारपीट तो साहब हुआ करती थी, लेकिन हमने उससे खून नहीं किया साहब। हमने खून नहीं किया उसका। साहब, विक्रम भैया के मरने के बाद कुछ दिन तक वो एकदम सीधे से रही। उसके बाद तो साहब वो ऐसी बदली कि क्या कहूं। इतना फैशन, एकदम फिल्मी हीरोइन के माफिक। साहब, विधवा जैसी तो वो बिल्कुल नहीं लगती थी। फिर मैंने उसे एक दो आदमी उसे बातचीत करते देखा, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था साहब। बस यही बात है साहब, यही बात थी। लेकिन हमने उसके अंदर नहीं की साहब, नहीं किया हमने उसके अंदर। जल्दी ही पता चल जाएगा। हमें उसके नाखूनों में फंसा किसी की चमड़ी का टुकड़ा मिला है और वो कातिल का ही है, यह हमें पता है। अगर वो तुम दोनों में से किसी का निकला तो सीधा जेल जाओगे, फांसी भी हो सकती है, समझे? रिपोर्ट अभी आने ही वाली है। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ मिला आपको? एसीपी साहब, इन दोनों में से किसी की भी ना तो चमड़ी मैच होती है ना ही ब्लड ग्रुप। इन दोनों का ब्लड ग्रुप है BRH नेगेटिव, जबकि खूनी का ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव। माला ने जिस आदमी को खरोंचा है वो इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। हमने आपसे साहब पहले ही कहा था कि हम बेकसूर हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने माला को किससे बात करते हुए देखा है? कौन है वो, कहाँ रहता है, सब कुछ बताओ। साहब, मैंने उसे रामू नाम के आदमी के साथ 3 बार खूब हंस कर बातें करते हुए देखा है साहब। हाँ साहब, अपने घर के पास 4 नंबर 32 में वो रहता है। हो सकता है शायद उसे कुछ पता हो। रामू तो ये? हाँ, मैं ही रामू। क्या चाहिए? कौन है आप लोग? माला के बारे में क्या जानते हो? कौन माला? मैं किसी माला को नहीं जानता। झूठ तो बोल रहा है? नवरंग चाल वाली माला जिसके साथ तू बात करता था, सब लोगों ने देखा है। माला? अच्छा, वो लड़की? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता सर। कितने महीनों से तो मैं उसे मिला तक नहीं। अच्छा, क्या हुआ सर? बहुत भोला बन रहा है। जा चलो सर, मेरी बात तो सुनिए। आप कहाँ ले जा रहे हैं सर? एक मिनट, पता चल जाए। चलो सर, माना कि मैंने उससे 2-4 बार बात की है, लेकिन सर मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। जानता नहीं तो बात कैसे कर देता है? सर, वही मुझसे बात करने आती थी। वो जब भी आती थी वीरू के बारे में पूछती थी, कहाँ है वो, कब आएगा वो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में सर। ये वीरू कौन है? मेरा भाई है सर। कहाँ है वो? सर, वो अपनी बीवी को बस स्टॉप पे छोड़ के नौकरी पे गया है। आता ही होगा सर, 8 बजे तक उसकी दुकान बंद हो जाती है। कहाँ काम करता है वो? यहीं पास में सर, विंसेंट कोल्ड स्टोरेज स्टेशन के पास। क्या काम करता है वहाँ? मटन काटता है। मटन काटता है? देखिए, हाथ यहां से काटा गया और एक ही झटके में काटा गया। कोई बहुत तेज चाकू या बहुत तेज कुल्हाड़ी होगी। और एक बात और, कट को देखने से लगता है कि मारने वाला कोई अनाड़ी नहीं था, हथियार का इस्तेमाल आता था, तभी तो वहां एक ही झटके में शरीर से अलग। वीरू कहाँ है? कहाँ वीरू? सर, वो तो वहां दुकान पे। अरे वीरू, सर, वो वीरू, एक मिनट, CID वाले आए हैं। तो मेरी दोस्त है ना माला, उसके बारे में पूछ रहे हैं। क्यों मारा तुमने माला को? क्यों मारा? नहीं मारा। हमें देखकर भागे क्यों वहां से?
मैं डर गया था साहब। बकवास मत कर, चुप। उस दिन माला ने नीली साड़ी पहनी थी ना, वही साड़ी जो तुमने उसे खरीद कर दी थी कांदिवली से, और फिर तुमने उसके शरीर के टुकड़ों को उसी साड़ी में लपेट दिया। वो कटा हुआ हाथ तो हमें मिला, मगर बाकी के टुकड़े कहाँ है शरीर के? कहाँ फेंके तुमने? नदी में या कहीं गाड़ दिए? नहीं मारा साहब। नहीं मारा? क्यों मारा तुमने उसे? हाँ? वो तुमसे शादी करना चाहती थी ना, मगर तुम शादीशुदा थे, इसलिए तुमने उसे। तुम बदनामी से बचना चाहते थे कि तुम्हारा नाम एक विधवा के साथ जोड़ा जा रहा है ना? मैं मानता हूँ साहब, मैंने खून किया साहब। मैं तो उससे मजाक में मिल लेता था साहब, पर वो तो मेरे गले पड़ गई थी साहब। मैं भला उससे शादी कैसे कर सकता था? मेरी शादी तो हो चुकी है, और फिर उस रात अचानक वो मेरी दुकान पर आ गई, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर मेरे साथ रहने हमेशा के लिए। मैं उसे कहा था साहब, मैं डर गया था साहब। मैंने सोचा कि क्यों न इस सिरदर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मैंने अपना मटन काटने का छुरा उठाया एसीपी साहब, स्किन टेस्ट और ब्लड रिपोर्ट लाया हूं। माला के नाखूनों में जो चमड़ी का टुकड़ा था वो इस आदमी की चमड़ी से मैच करता है, और इसका ब्लड ग्रुप भी सेम है। यही आदमी खूनी है एसीपी साहब। डॉक्टर साहब, पता है इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वीरू, माला को बेरहमी से कत्ल करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। रात को बहुत गजब। कुछ और लाऊं? बिल्ला। टोटल में कोई गलती तो नहीं है ना? नहीं साहब, 2 बार चेक किया, 2 बार। थोड़ा जल्दी करो, और भी बहुत काम है। एसीपी साहब का फोन आया था सुबह, कह रहे थे कि दिल्ली से अगले हफ्ते तक वापस आ जाएंगे। तब तक हमें वो मानिकलाल मर्डर केस के पेपर वर्क को दया, जबरदस्त खबर है। बिल्लू खटकी का पता चल गया। वो पेट्रोल पंप डकैती केस वाला? हाँ वही। खबरी ने बताया कि 21 सितंबर को वो अपनी बहन की शादी में कलकत्ता जाने वाला है। वो अपना नौरंग बार वाला खबरी, जहां बिल्लू अक्सर जाता है। ये देखो, उसने बताया कि बिल्लू का टिकट महादेव थापर के नाम से बना हुआ है। या महादेव थापर, हावड़ा पैसेंजर, सेंट्रल स्टेशन, 21 सितंबर। लेकिन ट्रेन कितने बजे की है? सुबह 11 बजे। मैंने स्टेशन मास्टर से बात की थी, प्लेटफॉर्म नंबर 9 से निकलती है। वहां पे तो हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। जरा सी भी लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कहीं गोली वोली चल गई तो? बिल्लू बिना हथियार के चलता भी नहीं है। ये रेलवे स्टेशन का नक्शा है। ये हावड़ा एक्सप्रेस इस प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आएगी। उस समय यहाँ पर 8 नंबर खाली रहता है, क्योंकि यहाँ पहली गाड़ी 12 बजे आती है दिल्ली से। अब प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पहुंचने के लिए एक एंट्रेंस ये है, और दूसरा प्लेटफॉर्म नंबर 8 से भी जाया जा सकता है यहाँ से। तो फिर हम ये एंट्रेंस बंद कर देते हैं। हो ना हो बिल्लू यहाँ इस प्लेटफॉर्म नंबर 8 से इस रास्ते से आ सकता है। उस वक्त हम यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। रेलवे वालों से बात कर लो, उनके स्टाफ की जगह हम लोग वहां रहेंगे। टिकट किधर है? लेके आओ। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने वाली गाड़ी त्रिवेणी एक्सप्रेस करीब 2 घंटे लेट चल रही है। इस
ट्रेन की अब करीब 1 बजे आने की संभावना है। यात्रियों से निवेदन है, कृपया ध्यान दीजिए। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने वाली गाड़ी कितनी दूर है और तब मालूम है ना कहाँ आएगा। और आराम से पकड़ो, इसे कांच का सामान है, इसमें रुकना नहीं चाहिए, समझेगी नहीं? हेलो मैम, टिकट। प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए यात्री कृपया इस्तेमाल करें। प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए यात्री कृपया ओवरब्रिज का ही इस्तेमाल करें। गुड। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली कमलाकर एक्सप्रेस अब किसी भी क्षण स्टेशन पर चलो वहाँ चलो, उधर वाले कोने में सामान रख देना। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली यहाँ रख दे, आराम से। अब किसी भी क्षण स्टेशन पर आ सकती है। सेकंड क्लास स्लीपर से 5वां और 3 टियर एसी स्लीपर से 7वां होगा। धन्यवाद। बच्चा इधर किधर से यात्री कृपया ध्यान दें, मुंबई सेंट्रल ये गाड़ी से उतरा ना अभी? टिकट किधर है? पैसेंजर गाड़ी अपने टिकट किधर है? समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 9 ए बच्चा रुक जा, रे बच्चा रुक जा, रुक जा। कृपया ध्यान दें, मुंबई सेंट्रल से कलकत्ता जाने वाली बिल्लो बिल्लो सरेंडर करते हैं। ये मार रहा है क्या मैं? बिल्लो ये आगे मत बढ़ना बिल्लो, आगे मत बढ़ना, गोली मार दूंगा बिल्लो, गोली मार दूंगा बिल्लो। गन गन नीचे फेंको, देखो मैं कह रहा हूँ पिस्तौल फेंक दो। सर आप ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। ये लड़का बीच में आ गया इसलिए गोली नहीं चला सका। कौन है ये? सर ये लड़का डेक्कन एक्सप्रेस से अभी उतरा है, इसके पास टिकट नहीं है और ये अकेला है और इसको टिकट मांगने के लिए रोका तो ये भाग गया। अच्छा कौन है तुम्हारे साथ बेटे? कोई भी नहीं। बेटा कोई तो होगा तुम्हारे साथ, तुम अकेले आए हो ट्रेन में? मेरे साथ कोई भी नहीं है। खाना खाओ बेटा, घबराओ मत, खाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मनोहर, लेकिन माँ मुझे प्यार से मनु बुलाती थी। मन्नू, कहाँ से आए हो? कसारी से। कसारी? ये कहाँ है? मालूम नहीं। कोई बात नहीं, खाना खाओ। अच्छा ये बता बेटे, कसारी में रेलवे स्टेशन है? हाँ। ये डेक्कन एक्सप्रेस से आया है जो मैंगलोर से चलती है। हो सकता है ये कसारी कहीं बीच में पड़ता हो, छोटा सा गांव या शहर होगा। मैं ट्रेन का रूट चेक करता हूँ, देखता हूँ रास्ते में कसारी कहाँ पड़ता है। ठीक है। मनु, क्या तुम अपने घर से भागकर आए हो? हाँ। क्यों, एग्जाम में फेल हो गए? नहीं। किसी से झगड़ा किया? नहीं। किसी ने तुमसे कुछ कहा? नहीं, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कोई है ही नहीं मेरा। अम्मा थी, वो भी चली गई। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? बुखार आ गया था, फिर भी वो काम पर चली गई। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पुरुषोत्तम साहब उसे म्युनिसिपल अस्पताल ले गए, बस वो वहीं मर गई। 5 दिन हो गए। रो मत बेटे, लो पानी पी लो। फिर क्या हुआ बेटा?
पुरुषोत्तम साहब ने कहा कि मैं उनके साथ रह सकता हूँ, मगर दादी जी तंग करती थी, उनको मेरा उधर रहना पसंद नहीं था, बार बार गुस्सा करती थी, कहती थी कमरा चाहिए, बस मैं वहां से भाग आया। क्यों? तुम्हारा यहाँ कोई है? हाँ। ये तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ। कब आए थे वो यहाँ? मालूम नहीं। इनका नाम क्या है? मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं, बस यही है मेरे पास। मैं बहुत छोटा था जब वो यहाँ आए थे, अम्मा कहती थी वो यहाँ है, बस मैं उनको ढूंढने यहाँ चला आया। कोई बात नहीं बेटी, तुम खाना खाओ। दया वो मैप लाया है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पापा को जरूर ढूंढ लेंगे, हैं? हाँ दया, ये देखिए सर, ये रहा कसारी। शहर है छोटा सा, मैंगलोर से 140 किलोमीटर दूर। यहाँ के पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले लो लड़के के बारे में। उनको बताओ कि लड़के का नाम मनोहर है, मन्नू। 5 दिन पहले म्युनिसिपल हॉस्पिटल में इसकी मां मरी थी। किसी पुरुषोत्तम नाम के आदमी ने उसे वहां भर्ती किया था। लेकिन सर, हम ऐसे केसेस लेते हैं क्या? ये लापता आदमी का मामला है। बच्चे को रिमांड होम में भेज देते हैं, जब तक उसके पिता का पता नहीं चल जाता तब तक। बच्चे को रिमांड होम भेज देना बहुत ही आसान है, और सच्चाई से मुंह मोड़ लेना उससे भी ज्यादा आसान। बच्चा घर से भाग कर आया हुआ है, अगर वो अपने बाप से ना मिल सका तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आगे चलकर वो गुंडा आवारा बन जाए। मुझे लगता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके बाप को जल्दी से जल्दी ढूंढ लें। आई एग्री विद यू सर। तब तक मैं इसे अपने घर ले जाता हूं, जो मेरे साथ रहेगा मेरे घर पे। अरे हेलो, आओ। मैं मन्नू के लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। साइज का तो पता नहीं था, अंदाजे से कुछ उठा कर लाई, फिट आ जाए शायद। सर, कसारी से पुलिस ने रिपोर्ट भेजी है सर। उन्होंने मन्नू के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। गुड। इसकी माँ का नाम निर्मला था, और इनके गांव में एक भला आदमी है पुरुषोत्तम। उसके घर के पीछे नौकरों के खोटड़ी में ये लोग रहते थे सर। पुरुषोत्तम इनका रिश्तेदार नहीं है। मन्नू के पिता पुरुषोत्तम के खेत में काम किया करते थे, इसीलिए पुरुषोत्तम को इन लोगों पर दया आ गई। लेकिन निर्मला की मौत के बाद तो मन्नू वहां से भाग गया। शायद पुरुषोत्तम की बीवी ने कुछ कह दिया होगा। इसके पिता का कुछ पता चला? हाँ सर, नाम है वासुदेव हेगड़े। कसारी में खेती करते थे सर। 7 साल पहले मुंबई आया था, तब मन्नू सिर्फ 3 साल का था सर। उसने जो आखिरी चिट्ठी मुंबई से अपने घर भेजी थी, उसमें उसने जापान जाकर पैसे कमाने की बात लिखी थी। और तभी उसने अपनी वो तस्वीर भेजी थी। उसके बाद ना तो कोई चिट्ठी लिखी ना पैसा भेजा, इसीलिए मन्नू की माँ को काम करना पड़ा सर। 7 साल से बिछड़ा हुआ है ये अपने पिता से, और उन्हें ढूंढने इतनी दूर यहाँ चला आया। अगर ये इसी शहर में है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे सर। वैसे इसने जितनी भी चिट्ठियां मुंबई से कसारी को लिखी थी, उसमें से एक भी चिट्ठी वहां नहीं मिल सकी सर। इसीलिए किसी को इसका पता भी नहीं मालूम। काफी साल हो गए ना सर। क्योंकि ये जापान जाने की बात कर रहा था, इसीलिए मैं पासपोर्ट ऑफिस से ये पता करता हूँ कि वासुदेव हेगड़े नाम के किसी आदमी को कभी पासपोर्ट दिया गया है या नहीं। ठीक है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, साफ नहीं है, कुछ स्टैम्प सी लगती है।
ग्रीन फोटो स्टूडियो दादर। हमें ये फोटो लेकर वहां जाना चाहिए, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। अरे मन्नू आओ। क्या बात है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। ये मनु के पापा की फोटो की कॉपीज करा लाया हूँ। मनु के पास जो फोटोग्राफ थी ना, उसी की जेरॉक्स करा ली है। ओरिजिनल फोटोग्राफ देना नहीं चाहते हैं ये। क्यों, पुलिस पर भरोसा नहीं है? मेरे पास एक ही फोटो है और कुछ भी नहीं। अगर ये भी खो गई तो मैं क्या करूँगा? ऐसे कैसे खो जाएगी बेटे, हम लोग हैं ना CID। अच्छा, वो पासपोर्ट ऑफिस से कुछ पता चला? यस सर, वासुदेव हेगड़े नाम के किसी भी आदमी को वहां से पासपोर्ट नहीं दिया गया है और ना ही कोई वीजा। इसका मतलब वो आदमी हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया है, इसी शहर में कहीं होना चाहिए। लेकिन इतने दिनों से उसने अपने घर में चिट्ठी लिखी क्यों नहीं? हाँ दया, बोलो। फोटो स्टूडियो मिल गया? RC रोड। आइए सर। हाँ दया। सर, ये है मिस्टर मंगलदास, इस स्टूडियो के मालिक। देखिए, जहां तक हमें मालूम है ये फोटो 93 में ही ली गई थी। 93। और सर, एक बात हमारे लिए बहुत अच्छी है, आपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। हाँ, लेकिन सर हम कस्टमर को नेगेटिव नहीं देते, क्योंकि सालों साल बाद जब वो आते हैं तो उसी नेगेटिव से फोटो बना देते हैं। अच्छा, लेकिन वो नेगेटिव आपको मिलता कैसे? बहुत सीधा है, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है जी। वैसे हमारे पास सभी सालों का रिकॉर्ड है। कब खींची गई थी फोटो? 93 में। 93। एक मिनट। 92। हाँ, ये रहा 93 का रजिस्टर। इसमें 93 में जितने भी फोटोग्राफ्स खींचे गए थे सभी के नाम है। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने? वासुदेव हेगड़े। वासुदेव हेगड़े। रवि सालवी, रमेश पटेल, नीलेश, विदेश, रिकी, एनी, कृति, आशीष व्यास, कमल, बबीता, डॉक्टर सलूजा, ओम प्रकाश, सुनीता, संगीता, आशीष। हाँ, ये रहा वासुदेव हेगड़े। 4 जून को खींची गई थी ये फोटो। विस्टा एम्प्लॉयमेंट सर्विस से आए थे। करीब 10 लोग थे और जापान जाने के लिए आए थे। जापान? लेकिन पासपोर्ट ऑफिस वालों का कहना है कि वासुदेव हेगड़े नाम के किसी आदमी का पासपोर्ट उन्होंने कभी बनाया नहीं। क्या एड्रेस लिखा? ये विस्टास एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, पार्क रोड। चलो इस एड्रेस को थोड़ा निकालते हैं। एड्रेस तो यही है, मगर ये तो कोई कैसेट की दुकान लगती है। अंदर चलकर देखते हैं। यस, कैन आई हेल्प यू? जी, हम CID से आए। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? यहाँ पर पहले एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी हुआ करती थी, विस्टास एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के नाम से। क्या आप हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, इस नाम की कोई कंपनी तो थी यहाँ पर, लेकिन उसे बंद हुए काफी टाइम हो गया। मेरे ख्याल से 1993 में बंद हो गई थी। उसी के बाद हम यहाँ पे हमने दुकान शुरू की है। अच्छा, वो एजेंसी बंद क्यों हो गई थी? शायद कुछ पुलिस केस हुआ था, काफी लोगों को नौकरी दिलाने के बहाने से लूटा था उन्होंने, और शायद उसके ओनर को जेल भी हो गई थी। शायद इसीलिए वासुदेव जापान नहीं पहुंच सका, क्योंकि उसे बेचने वाला तो खुद ही जेल पहुंच गया। क्या आप हमें उसका नाम बता सकते हैं? शायद कैलाश वर्धन नाम था उनका। कैलाश वर्धन। दया, पता करते हैं कि ये कैलाश वर्धन किस जेल में है। क्यों मन्नू जी, अभी तक सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आई आज। क्यों? ऐसे ही। ओहो। एक बात बताइए, वो फोटो किसकी है? वो फोटो? हाँ। ये फोटो बेटे, मेरे साथ काम करने वाले कहते हैं कि ये मेरी माँ है। आपको ये भी याद नहीं कि ये आपकी माँ है? नहीं बेटे,
मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं कौन हूं। मगर मुझे तो मालूम है कि मैं कौन हूँ। मैं तो मनु हूँ। हाँ, ये तो मुझे भी मालूम है कि तुम मन्नू हो। अच्छा बेटा, तुम्हें याद है कभी बचपन में पिताजी ने तुम्हें गोद पे उठाया हो, कभी तुम उनकी पीठ पे चढ़े हो, उनके साथ खेले हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी मैं अपनी आंखें बंद कर कर याद करने की कोशिश करता हूँ, मगर मुझे कुछ तो याद नहीं आता। बस पिताजी का एक धुंधला सा चेहरा दिखाई पड़ता है। मैं तो जब आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करता हूँ, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या आपके माँ बाप आपको छोड़कर चले गए थे? नहीं बेटे, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं गए। वो तो मैं ही हूं जो सब कुछ भूल गया। मैं बहुत कोशिश करता हूं सब कुछ याद आ जाए, लेकिन कुछ भी याद नहीं आता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। खैर छोड़ो मेरी बात, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से जरूर मिलवाऊंगा, चाहे वो जहां कहीं भी हो, चाहे जितना भी समय लगे, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से जरूर मिलवाऊंगा, ताकि तुम्हें मेरी तरह कभी रोना ना पड़े। कैलाश, ये उन आदमियों में से एक है जिसे तुमने जापान में नौकरी दिलाने का वादा किया था जून 93 में। इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो सकता है कि उन आदमियों में से एक हो। मुझे याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। ठीक से याद करो। इसे तुमने जापान भेजने का वादा किया था। कहां मिले थे तुम इससे? उसके बाद ये आदमी कहां गया? क्या पता था इसका? इतना टाइम जेल में रहा, अब तो मुझे किसी का शक्ल याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। अरे अपनी जिंदगी भर की कमाई कोई किसी अनजान आदमी के कहने पर लुटा दे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अगर बकरा कसाई के दरवाजे पे खुद आ जाए तो इसमें उसकी क्या गलती? अरे मेरे हाथों तो इतने आदमी बेवकूफ बन चुके हैं कि मुझे तो खुद भी याद नहीं है। सर, जब कैलाश को जेल भेजा गया होगा तब पुलिस ने उसके ऑफिस का सारा सामान हिरासत में ले लिया होगा, तो वो सामान पुलिस के गोदाम में ही होना चाहिए सर। यू आर राइट सर, हम वही चल के देखते हैं। चल। तुम यहाँ देखो। नहीं, ये भी नहीं। ये भी नहीं। नहीं, ये भी नहीं। ये भी नहीं। इसका टैग कहाँ? नहीं, ये भी नहीं। इसका टैग कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ सौदागर? इसका टैग मिल नहीं रहा है। खींचेंगे ना? एक मिनट। ये क्या कर दिया यार? सॉरी सर। अब इनमें से कैसे ढूंढेंगे सर? एक काम करो, एक एक बोरी चेक करो और इधर देते जाओ। ठीक है सर। देखो। नहीं है। नहीं है? ये नहीं है सर। नहीं है। नहीं है सर, ये भी नहीं। नहीं है। नहीं है? नहीं है सर। नहीं है? ये भी नहीं है सर। नहीं सर, हियरिंग मिला? CB 1123 जून 93। यही है। गुड। ये देखिए सर, चेक्स, स्टैम्प ड्यूटी पेपर्स, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की रिसीट्स, ये पासबुक्स, फ्लाइट टिकट सर। सर ये देखिए,
पासपोर्ट्स। कैलाश वर्धन ने जबरदस्त चक्कर चलाया था सर, ये देखिए। सर ये वासुदेव का फाइल मिल गया? हाँ सर, ये देखिए रसीद सर, 10,500 रुपए की। वासुदेव से लिया गया था सर, कैलाश वर्धन ने लिया था। और ये है अपॉइंटमेंट लेटर, ये बायोडेटा। 1992 में लेथ ऑपरेटर के काम किया था स्वराग मिल्स में परेल। उसके बाद बाइकला में टेक्सटाइल्स में काम किया था सर, मार्को टेक्सटाइल्स में। और ये अपॉइंटमेंट लेटर है सर। ये अपॉइंटमेंट लेटर नकली है। ऐसे नकली अपॉइंटमेंट लेटर बना के कैलाश वर्धन ने न जाने कितने लोगों को ठगा होगा। इसके बायोडाटा में पता क्या है? ये सर। 15 कोलीवाड़ा चौल, साइन। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। सुना है कि तुम इस आदमी के बारे में जानते हो? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये वासुदेव है अपना, वासुदेव। कहाँ है ये? लेकिन ये यहाँ तो नहीं रहता। काफी साल हो गए इसको यहाँ से गए हुए। तो क्या आप हमें इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? सीधा साधा आदमी था साहब, फैक्ट्री में नौकरी करता था। पता नहीं एक दिन क्या हुआ, दिमाग सटक गया, नौकरी छोड़ के घर में बैठ गया। कहने लगा यहाँ कुछ मजा नहीं है, बाहर जाऊंगा, फॉरेन जाऊंगा, खूब ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। यही बड़ी बड़ी बातें करने लगा। उसी चक्कर में बर्बाद हो गया सर। हाँ ये मालूम है हमें, उसने जितना पैसा कमाया सब एजेंट को दे दिया। ये बताओ उसके बाद क्या हुआ उसका? होना क्या था साहब, दिमाग और फिर गया, दारू पीने लगा। बिल्डिंग में रोज आना नाटक करता था, रोज रोता था, चिल्लाता था। कुछ दिन तो मैंने बर्दाश्त किया। जब उसने मेरा किराया नहीं दिया तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया। 93-94 की बात है। पता नहीं साहब अब वो कहाँ होगा। आओ जाओ सर। हाँ दे बोलो। सर ये सचिन है, यहीं रहता है। इसने वासुदेव को देखा है सर। अच्छा, कब, कहाँ? देखा तो था, मगर उस बात को बहुत साल हो गए। कहाँ देखा था? वो साकेत गली है ना, विक्टोरिया थिएटर के पास, बस वहीं पर देखा था, होली के टाइम। वो क्या कर रहा था वहां पर? तो उसकी हालत तो बहुत खराब थी, मगर उसने ऐसा दिखाया जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। बहुत बुरी हालत थी उसकी। विक्टोरिया थिएटर, साकेत गली। रुक जाओ, ये पुलिस की रेड नहीं है, घबराओ मत, रुक जाओ, भागो मत, रुक जाओ, एक मिनट, रुक जाओ, घबराओ मत, रुक जाओ, घबराओ मत। हमें आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी है। देखो, इस फोटो को देखो ध्यान से, घबराओ मत, आगे आओ। देखो, इधर आओ। इनमें से कोई इस आदमी को पहचानता है? देखो इसे। ये इसी इलाके में रहता था। इसका नाम वासुदेव है, ठीक तरह से देखो। कोई पहचानता है? क्यों पूछ रहे हैं इसके बारे में आप? देखिए, घबराइए मत, हमें इस आदमी की मदद करनी है। हम इस आदमी की भलाई चाहते हैं, समझे आप? इस फोटो को ध्यान से देखो, ठीक से देखो इस फोटो को। इस आदमी के बारे में जो कुछ भी जानते हो हमें बता दो। क्या जानते हो इसके बारे में? हाँ, वो यही रहता था, यानी 4 साल पहले। यही रहता था? भीख मांगता था वो? नहीं नहीं, भीख नहीं मांगता था, वो कचरा भी नहीं कभी उठाता था। हाँ, रात को वक्त यहाँ आता था, हमारे साथ बैठता था और कभी कभार खाना लाता था और खाता था हमारे साथ। तो फिर कहाँ गया वो? क्या हुआ उसे? क्या बोलूं साहब, एक दिन पुलिस की रेड पड़ी और उसको लेके गए साहब। पुलिस की रेड? क्यों ले गए उसे? क्या बताऊं साहब, कुछ चोरी का मामला था। चोरी का मामला? ये इलाका लांडे चौक पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, उन्होंने ही रेड किया होगा। दया, वहां जाके पता करो। ये लो बेटे, और किताबें लाया हूं तुम्हारे लिए। पुरानी वाली पढ़ी? ये सब तो ठीक है, मगर आप मेरे पिताजी को कब ढूंढेंगे? ढूंढेंगे बेटे, बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। हाँ दया। सर ये सब इंस्पेक्टर सुरेश, पलांडे चौक पुलिस स्टेशन से। ये वासुदेव के बारे में जानते हैं। हेलो सर। हेलो। मैंने उसे 4 साल पहले गिरफ्तार किया था। सेंटा क्रूज में एक डकैती पड़ी थी, उसमें उसका भी हाथ था।
अच्छा, इंस्पेक्टर सुरेश, आपको अच्छी तरह याद है उस डकैती में इस आदमी का हाथ था? जी सर, बिल्कुल था। वैसे वो कोई पेशेवर चोर नहीं था सर। उसे तो चोरी का माल खरीदना बेचना भी नहीं आता था। बस कुछ लोगों ने हमें उसका हुलिया बताया और हमने उसे पकड़ लिया। बाद में उसके फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर गए और वो गिरफ्तार हो गया। ओह, तो ये काम शुरू कर दिया था उसने बाद में, चोरी। एनीवे इंस्पेक्टर सुरेश, फिर क्या हुआ? जेल तो हुई होगी उसे। जी हाँ मैम, मगर कोर्ट में गवाही देने के बाद से मैंने आज तक उसे दोबारा नहीं देखा। मैं पता करता हूँ, उसे किस जेल में भेजा गया है। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। अजीब कहानी है ना, कहाँ नहीं ढूंढ रहे हम उस आदमी को, और मिला कहाँ? पुलिस की हिरासत में। पर बड़े अफसोस की बात है कि वो जेल में है। पर चलो, अपने मन्नू के पिताजी मिल तो गए। हाँ भाई मन्नू, हमने वादा किया था ना कि तुम्हारे पिताजी को ढूंढ लेंगे। बहुत जल्दी अब तुम उनसे मिलने वाले हो। अच्छा? हाँ। वासुदेव हेगड़े 1 हफ्ता पहले ही जेल से छूट चुका है। वो अब कहाँ गया होगा ये तो मालूम नहीं। हाँ, मैंने सुधीर को बुलवाया है। वो उसके साथ ही उसकी कोठरी में बंद था, 112 में। क्या बात है वार्डन साहब? ये सीआईडी के ऑफिसर्स हैं, ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या हुआ साहब? देखो, हम वासुदेव हेगड़े के बारे में पूछना चाहते हैं। वासुदेव? अरे वो तो अभी छूटा है। फिर से कोई लफड़ा कर दिया क्या उसने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या तुम्हें पता है कि वो अब कहाँ गया होगा? वो तो मेरे को मालूम नहीं साहब, लेकिन वो मेरे को बोला कि बहुत दिनों से अपने घर वालों को कोई चिट्ठी नहीं लिखा था। वो वैसे चिट्ठी लिखता था वो, लेकिन लिखने के बाद फाड़ देता था। बोलता था घर वालों को क्या बोलूं कि मैं जेल में हूं। उसने कभी अपने गांव कसारी जाने की बात की थी क्या? कसारी का तो कुछ पता नहीं साहब, लेकिन हाँ वो एक बात बोलता था साहब कि वो अपने घर खाली हाथ नहीं जाएगा। वो बोलता था कि घर जाने से पहले ढेर सारा रुपया कमा के जाएगा। ठीक है, ले जाओ इसे। साहब, अपन एक बात पूछता है, आप लोग ये सब काहे को पूछता है? देखो, ये वासुदेव का लड़का मनोहर है। कुछ दिनों पहले इसकी मां मर गई, इसलिए बिल्कुल अकेला हो गया है बेचारा। कसारी से अपने पिता को खोजने यहां आया है। वासुदेव का बेटा? तू वासुदेव का बेटा है? हाँ? तेरा बाप तेरे को बहुत याद करता था रे, बहुत प्यार करता था तेरे को तेरा बाप। पर फिक्र नहीं, अपन है तेरे साथ, अपन है। साहब, एक बात अपन आपको बोला नहीं साहब। क्या है, अपन खाली पीली किसी को तकलीफ में नहीं डालना चाहता था, लेकिन जल्दी बताओ साहब। वो वासुदेव छूटने से पहले 125 नंबर वाले रघु के साथ बहुत बातचीत करता था साहब। वो रघु जिसको 12 साल की लगी ना साहब, उसी का साथ पता नहीं क्या क्या बात करता था साहब। पन साहब, आप अपुन का नाम नहीं लेना साहब। क्या है, रघु बहुत खतरनाक आदमी है साहब। आप अपुन का नाम नहीं लेना। 125 नंबर वाला रघु? किसने आपसे कहा ये सब बकवास? मैं वासुदेव को ठीक तरह से जानता नहीं, सिर्फ 1-2 बार मिला था, बस यूं ही दुआ सलाम के लिए। वासुदेव जेल से छूटने वाला था और फिर वो बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। हो सकता है तुमने ही उसे किसी चोरी वोरी के काम के बारे में बता दिया हो। मैंने कहा ना साहब, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। बेकार में खाली पीली, क्या जमाना आ गया है, जेल में भी पुलिस वाले चैन से जीने नहीं देते। चुपचाप बता दे कहाँ है वासुदेव, समझा? मुझे नहीं पता साहब। ये बस बहुत हो गया, सीधी तरीके से बता दे कि वासुदेव को तूने किस काम पे लगाया, नहीं तो सब। देखो रघु, तुमने यहाँ सिर्फ अभी 4 साल काटे और 8 साल तुम सरकारी मेहमान हो यहाँ पर। क्यों खामखा अपना जीना हराम करना चाहते हो? और मेहमानों की खातिरदारी कैसे की जाती है हम अच्छी तरह से जानते हैं। आखिरी बार शराफत से पूछ रहे हैं, बता दे अभी भी। मैंने कहा साहब, मैंने उसे काम पे नहीं लगाया। वो मुझसे बार बार कहता था कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है। मैंने उसे सिर्फ एक आदमी का पता दिया था। कौन है वो आदमी?
उसका नाम नारू है। नारू? वो मलाड का मिडनाइट बार वाला? हाँ जी हाँ, मैंने वासुदेव को उसके पास भेजा था। सर नारू एक छटा हुआ बदमाश है। वो छोटे छोटे बच्चों से चोरी चकारी करवाता है। 2-4 बार अंदर भी जा चुका है सर। वो ऐसे लोगों की तलाश में रहता है जिनके पास कोई काम नहीं होता, जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा पैसे देगा, देता क्यों नहीं? छोड़ूंगा नहीं तेरे को। ज्यादा भाव दिखाने का नहीं है, समझा? तो इसको समझाओ ना आप। चल यार पैसे लेके क्या यार, मैंने तेरे को पैसे तुम्हारा नाम नारू है? हाँ है। वासुदेव का है? मेरे को नहीं मालूम वासुदेव। तुम लोग देखो उधर, सब तरफ देखो, किधर है वासुदेव? मेरे को कुछ नहीं मालूम कौन वासुदेव किधर है, मेरे को नहीं मालूम है। वासुदेव हेगड़े अभी कुछ दिन पहले जेल से छूटा है, रघु ने भेजा है तुम्हारे पास। मेरे को नहीं मालूम है। तुमको नहीं मालूम है? ना, मेरे को नहीं मालूम। नहीं मालूम है? आप क्या कर रहे हैं? याद आया? नहीं, मेरी बात सुनिए आप। याद आया? याद आया? अरे अब आया? क्या कर रहे हैं आप? सर ये देखिए, ये सब हमें पीछे वाले कमरे में मिला है। ये सारे सबूत नारू को गिरफ्तार करने के लिए काफी होंगे। ये रही जुए की और रेस की रसीदें सब। और सर पीछे एक स्टोर रूम भी है, वहां पे टीवी, वीसीआर, म्यूजिक सिस्टम, बहुत सारा सामान पड़ा है सर। और अगर हमने उन सब सामान का सीरियल नंबर चेक किया तो वो 100% चोरी का ही निकलेगा। वासुदेव कहाँ है? मैं बताता है साहब। वो यहाँ आया था, उसको पैसे चाहिए थे। मैंने उसको कहीं नहीं भेजा साहब, बस सिर्फ बताया। क्या बताया? वो ज्वेलर है ना राकेश नाथ, हाँ। उसका नौकर यहाँ आया था दारू पीने के लिए। अच्छा। वो किसी से कुछ बता रहा था कि उसका मालिक 2 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा है, 11 तारीख को। घर पे कोई नहीं रहेगा, खाली रहेगा घर। तुमने वासुदेव को वहां भेज दिया चोरी करने के लिए? मैंने उसे वहां नहीं भेजा साहब, मैंने तो सिर्फ बताया उसे कि वो घर 2 दिन खाली रहेगा, बस। उसके बाद उसने क्या किया मुझे नहीं मालूम साहब। अच्छा, अगर वासुदेव पकड़ा जाता है तो वो तो गया अंदर, क्योंकि वो तो पहले से सजा याफ्ता मुजरिम है। और अगर चोरी कर लेता है तो माल का 50-50। यही प्लान था ना तुम्हारा? हैं? राकेश नाथ का घर कहाँ है? बैंड स्टैंड पर, मरीना बंगलो, 18th रोड। रुक जाओ, हिलना नहीं। सीआईडी तुम समझ लो, मेरे पास गोली मारूंगा। नहीं वासुदेव, पिस्तौल फेंक दो। वासुदेव, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं दोबारा चले जाना चाहता हूँ। मैं गोली मारूंगा। देखो वासुदेव, गोली चलाने से पहले मेरी बात सुनो। तुम जानते हो हम यहाँ किस लिए आए हैं? तुम्हारे बेटे को तुमसे मिलाने के लिए ले आए हैं, तुम्हारे मनु को। मनु? तुम उसे कैसे जानते हो? और तुम्हारी बीवी निर्मला, वो अब नहीं रही। और देखो, मनु तुमसे मिलने बहुत दूर से आया है। ये देखो मनु, ये तुम्हारा बेटा है मनु। तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगा, मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। मतलब गोली मेरा बेटा है। अरे कितना बड़ा हो गया रे तू तो। आप मुझे कितना बड़ा हो गया तू, कितना बड़ा हो गया रे तू तो। क्या तेरी माँ को सब मेरा ही कसूर है, सब मेरा ही कसूर है। मैं तुम सबका गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। माफ कर दे, माफ कर तो पूरा शुक्रिया किस तरह अदा करूं? आप लोगों ने मुझे मेरे बेटे से मिलवाया इतने सालों के बाद। इस ट्रेन की
अब करीब 1 बजे मन्नू आने की संभावना है। अपना ख्याल रखना, ठीक है? यात्रियों से निवेदन है, कृपया ध्यान दीजिए। अपना ख्याल रखना मन्नू। हाँ। और तुम वासुदेव, आइंदा किसी लफड़े में नहीं पड़ना, ठीक है? जी साहब। हेलो, ये तुम्हारी कॉमिक्स घर पे ही भूला है? प्लेटफॉर्म क्रॉस करने देखो वासुदेव, के लिए यात्री कृपया तुम चाहो तो यहीं रुक सकते हो, हम तुम्हें अच्छी से नौकरी दिलवा देंगे और मनु का भी किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। ओवरब्रिज का ही नहीं साहब, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे मेहनत ही करनी है तो मैं अपने छोटे शहर में जाकर क्यों ना करूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरे ख्याल से तुम्हारे इसी फैसले में तुम्हारी भलाई है। नंबर 3 पर आने वाली कमला अच्छा मन्नू, अब किसी भी क्षण स्टेशन पर चिट्ठी लिखना। हाँ। बोलोगे तो नहीं ना? नहीं, हैं? कभी नहीं। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपने तो मेरे पिताजी से मुझे मिलवाया। प्लेटफॉर्म नंबर 9 से छूटेगी। वहीं सेंट्रल से कलकत्ता जाने वाली हावड़ा पैसेंजर गाड़ी अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 9 से छूटेगी। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।